गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे थे, लागत एवं आय की धारणाएं तथा उत्पादन का संतुलन, जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। कल मैंने बता दिया कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय एवं सीमांत आय की सेवाओं की प्रकृति बताएं। इसमें टोटल मैंने आपको 11 क्वेश्चन बताया है। इतने ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ही पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आज हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। 1 2 करके मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्पकाल में स्थिर रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्पकाल में स्थिर रहती है। क्या स्थिर रहती है? ऑप्शन में देखिए, कुल लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत या मौद्रिक लागत। तो अल्पकाल में स्थिर रहती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्थिर लागत। दूसरा देखिए, उत्पादन में परिवर्तन के साथ घटती या बढ़ती है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ घटती या बढ़ती है, तो कौन बढ़ती है? कुल लागत बढ़ती है, परिवर्तनशील लागत बढ़ती है, स्थिर लागत बढ़ती है या मौद्रिक लागत बढ़ती है। तो हम जानते हैं कि चूंकि परिवर्तन होता रहता है, लागत कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो ये सिर्फ परिवर्तनशील लागत में होता है, ठीक है। इसका आंसर है परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट देखिए, यदि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की इकाइयों को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए तो औसत लागत होगी सीमांत लागत। यदि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की इकाइयों को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए तो औसत लागत होगी सीमांत लागत। अब सीमांत लागत के क्या होगी? बराबर होगी या अधिक होगी, कम होगी या बहुत कम होगी, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि यदि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की इकाइयों को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए तो औसत लागत होगी सीमांत लागत के बराबर, ठीक है। औसत लागत होगी सीमांत लागत के बराबर। नेक्स्ट देखिए, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को सीमांत आय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि उत्पत्ति हार्स नियम लागू हो रहा हो तो औसत लागत क्या रहती है? यदि उत्पत्ति हार्स नियम लागू हो रहा हो तो औसत लागत क्या रहती है? तो औसत लागत बढ़ती है, ठीक है। औसत लागत बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, औसत लागत में कमी होने के साथ सीमांत लागत, औसत लागत में कमी होने के साथ सीमांत लागत क्या हो जाती है? औसत लागत में कमी होने के साथ सीमांत लागत घटती है। नेक्स्ट देखिए, औसत लागत में वृद्धि होने के साथ सीमांत लागत क्या होती है? औसत लागत में वृद्धि होने से सीमांत लागत बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे बिक्री की गई इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे कुल आय, जैसे जैसे बिक्री की गई इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे कुल आय बढ़ती है। जैसे जैसे बिक्री की गई इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे कुल आय बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे बिक्री की गई इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे औसत आय घटती जाती है। जब बिक्री की गई इकाइयों में वृद्धि होती है तो कुल आय बढ़ती जाती है और सीमांत आय घटती जाती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे बिक्री की गई इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे सीमांत आय घटती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे बिक्री की गई इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे सीमांत आय घटती जाती है।
ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि ये सब पूछेगा, इसलिए इतना इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त भी और क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे बुक से ही होते हैं। ठीक है, अगर आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेती हैं और क्वेश्चंस आंसर को याद कर लेती हैं तो आप देखिएगा कि उन्हीं क्वेश्चन आंसर के अंदर से भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कल से 7 चैप्टर शुरू करेंगे। 7 चैप्टर के बारे में मैं आपको अभी कुछ बता देती हूँ। 7 चैप्टर का नाम है बाजार के प्रकार और उनकी विशेषताएं। बाजार के प्रकार एवं उसकी विशेषताएं। अब हम बाजार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि बाजार क्या है। बाजार क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार से हमारा मतलब एक ऐसे स्थान विशेष से है जहां लोग खरीद फरोख्त करते हैं। ठीक है, जहां लोग खरीद फरोख्त करते हैं मतलब खरीद और बिक्री करते हैं, जहाँ पे लोग सामान लेकर चले जाते हैं कि यहाँ पर जाने से हमारा सामान बिक जाएगा, जहाँ पे लोग जानते हैं कि वहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के सामान आते हैं, लोग लेने के लिए आते हैं और जो लोग कुछ लोग उसको बेचने के लिए आते हैं, तो इस तरह के स्थान को बाजार कहा जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बाजार को एक व्यापक रूप में दर्शाया जाता है। बाजार का मतलब होता है व्यापक अर्थ। अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तक वस्तुओं की मांग और पूर्ति की जाती है वह संपूर्ण क्षेत्र वस्तुओं का बाजार कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तक वस्तुओं की मांग और पूर्ति होती है उस क्षेत्र तक उन वस्तुओं का बाजार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें एक कुर्नो कुर्नो के अनुसार, कुर्नो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है। अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लगाते जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, बल्कि बाजार शब्द से उस सारे क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता इस प्रकार प्रतियोगिता पूर्ण तथा स्वतंत्र संबंध हो कि उस क्षेत्र में किसी वस्तु के मूल्य को आसानी तथा शीघ्रता से सामान किया जा सके। देखिए, कुर्नो के अनुसार बाजार का अर्थ हर वो जगह है जहाँ पे लोग अपनी स्वतंत्रता से सामान को खरीद सकते हैं। और देखिए, बाजार का मतलब ये भी हो जाएगा जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही जगह पे सामान ना मिलता हो, बल्कि भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरह के सामान लेके आए हुए हों और एक ही सामान का मूल्य भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तब लोग क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से उन्हें जहाँ से सामान सही मूल्य पर मिल रहा हो वहां से वो सामान को क्रय करते हैं और फिर ले जाते हैं। उसके बाद कुर्नो की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि बाजार का मतलब किसी स्थान विशेष से नहीं है, जहां भी लोग खरीद और बिक्री करने के लिए एकत्रित होते हैं उन्हें बाजार कहा जाता है। ठीक है, उसी में एक और परिभाषा देने के लिए जेवेंस के अनुसार शुरू में बाजार का अर्थ किसी शहर के उस सार्वजनिक स्थान से लगाया जाता था जहां वस्तुएं बिक्री के लिए रखी जाती थी, लेकिन अब बाजार शब्द का अर्थ व्यापक हो गया है तथा इसका मतलब व्यक्तियों के उस समूह से है जिसमें आपस में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहता है तथा जो किसी वस्तु का विस्तृत रूप में क्रय विक्रय करते हैं। देखिए, जेवेंस के अनुसार भी वही बात आई सामने। जेवेंस के अनुसार ये कहा गया कि पहले के लोग जहाँ पे एक जगह होते थे खरीद फरोख्त के लिए उसे ही बाजार कहा जाता था। ठीक है, जहाँ पे एक जगह होते थे खरीद बिक्री के लिए उसी जगह को बाजार कहा जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब बहुत बड़े सब मात्रा में बाजार का अर्थ एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपको ग्राहक मिल जाते हैं, जहाँ पर भी क्रय विक्रय होता है, उन सभी स्थानों को बाजार कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद एक चैपमैन के अनुसार, चैपमैन साइंटिस्ट के अनुसार बाजार शब्द का मतलब आवश्यक रूप से किसी स्थान विशेष से नहीं, बल्कि सर्वदा वस्तु या वस्तुओं तथा उनके क्रेता एवं विक्रेताओं से संबंधित है, जो कि एक दूसरे से प्रत्यक्ष प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। चैंपन के अनुसार बाजार का अर्थ इस तरह से देखा जा सकता है जहां पे दो से अधिक विक्रेता या क्रेता एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ठीक है। बहुत सारे बाजार हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो बाजार में लोग जमीन में थोड़े थोड़े सामान लगा कर बेचते हैं, जैसे सब्जी बाजार हो गया, मछली बाजार हो गया, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि लोग थोड़े थोड़े सामान लेके बेचते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी जो ग्राहक जाते हैं उन्हें खरीदने के लिए, वो एक जगह से सामान नहीं खरीदते, वो 2-3 जगह जाके उसका मूल्य का पता करते हैं कि कहाँ पर उनको सस्ता मिल जाए, और उसी हिसाब से फिर वो क्रय करते हैं। एक ही जगह पे थोड़े थोड़े सामान लगा के लोग बैठे रहते हैं, पर उनका मूल्य एक समान नहीं रहता। कुछ लोग खरीद के लाते हैं, कुछ लोग अपने खेत से लाते हैं, तो इस तरह वो लोग भी कहीं पे दाम ज्यादा रखते हैं, कहीं पे कम रखते हैं। ठीक है। और विक्रेता क्या करते हैं, जहां पे मूल्य कम मिलता है वो जाके वहीं से क्रय करते हैं। तो इस तरह से बाजार का सिंपल शब्द हम लोग समझ गए। इकोनॉमिक्स के अनुसार भी बाजार को बहुत बड़े पैमाने पर मापा जाता है। उनके अनुसार जहां पे पूर्ति और मांग हो वो सभी स्थान को बाजार कहा जाता है। ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को कल करवा दूंगी। थैंक यू।